जौनपुर में भी गाजी मियां के मेले पर रोक लगाने के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। जौनपुर पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गाजी मियां के मेले पर कहा कि देश में आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जो हमारे महापुरुषों और देश के राजाओं की हत्या जिसने की हो, उसके नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए। आक्रांताओं की कोई जगह नहीं देश में। कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा हो तो, अली गाजा रखा हो तो बता दे। आदर्श अगर मानता तो अपने बेटे का नाम रखे। आप इस तरीके से जो देश को मर्दन किया हो, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया हो, उसको मुसलमान धर्म अलग है, ये जो आक्रांता अलग हैं, धर्म अलग है, आक्रांता अलग है। इसलिए आक्रांताओं के नाम पर कोई भी मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेला आदर्श होता है। मेला से सीखते हैं तो क्रूरता थोड़ी सीखेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के बाद अब यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर दंगल शुरू हो गया है। गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था और संभल में पहले गाजी मियां का मेला या नेजा मेला पर रोक लगा दी गई थी। अब बहराइच और गाजीपुर में भी इस मेले पर रोक की मांग उठी है और जिसके बाद इस मेले पर तलवारें लटक रही हैं। महाराष्ट्र से यूपी तक कब्र पर कोहराम, सियासत में नया किरदार गाजी सालार, आक्रांताओं पर दंगल सियासी बवंडर। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये तीन तस्वीरें छाई हुई हैं और वजह है सैयद सालार मसूद गाजी। यूपी के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला और जौनपुर के गाजी मियां मेले पर रोक की मांग तेज हो गई है। बहराइच में वीएचपी और हिंदू संगठन ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मेले पर रोक की मांग की। राष्ट्र धारक दल नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। सैयद सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए। वीएचपी और हिंदू संगठन अब दावा कर रहे हैं कि बहराइच में जिस जगह सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी, वहाँ पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। वीएचपी ने वहाँ मौजूद सूर्य कुंड को खुलवाने की भी मांग की है, तो बीजेपी ने गाजी को देश की असमत का लुटेरा बता दिया है। सैयद सालार मसूद गाजी ही नहीं है, जो भी आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। महाराज जी का सीधा ये कहना था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। हम पुरानी सनातन परंपरा पे फिर से वापस आ रहे हैं और उसी पे हम लोगों को जोर देना चाहिए। बहराइच में ही महमूद गजनवी के सेनापति रहे सैयद सालार मसूद गाजी को दफनाया गया था और इस जगह मजार बना दी गई थी, जहां सालों से मेले का आयोजन होता रहा है। प्रदेश का बहराइच जिला अब सुर्खियों में है। वजह बनी है संभल का नेजा मेला, जहां पर मेला लगने की अनुमति न मिलने के बाद बहराइच में भी विहिप के लोगों ने इसे रोकने की मांग की है। हालांकि आगामी जेठ मेला मई से शुरू होने वाला है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाला ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ये वो दरगाह है, जहां पर हजारों लाखों जायरीन मेले में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। गाजी मियां का मेला या नेजा मेला हर साल मई में लगता है। मेला बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होता है, जहां उसकी कब्र है, जिसे जेठ मेला भी कहा जाता है। मेला बहराइच से भदोही और जौनपुर तक पहुँचता है। अब इसी मेले पर रोक की मांग बहराइच के बाद जौनपुर में भी उठी है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं, उन्हें
लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं, लुटेरा था तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर सियासी भय छिड़ी हुई है कि वो संत था या लुटेरा। लेकिन सवाल है कि अगर वो लुटेरा था तो इतने सालों से उसकी याद में मेला क्यों आयोजित होता रहा? उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए टेक्सटाइल पार्क्स में निवेश के लिए ताज होटल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समिट का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित हो सकता है। सरकार ने निवेशकों के लिए प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की 2 प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर ओबीसी का हक छीनने का गंभीर आरोप लगाया, साथ ही सपा पर भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, उस पर भाजपा ने विरोध किया, विधायक भी आपके निलंबित कर दिए। मुस्लिमों को आरक्षण नहीं, ओबीसी के हिस्से पर कांग्रेस की सरकार ने श्री राहुल गांधी के इशारे पर डाका डाला है। संविधान ने इसकी अनुमति नहीं दिया है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण, चाहे नौकरी हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे ठेकेदारी हो, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो पहले पीठ में छुरा भोंका, पहले मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल किया
और फिर मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण 4% देने का कैबिनेट का निर्णय लिया, फिर सदन में उसको पास कराने का काम किया। इसकी भारी कीमत देश भर में कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। वैसे भी पैदाइशी रूप से कांग्रेस ओबीसी की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। बातें पिछड़ों की करेंगे, दलितों की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, गरीबों की करेंगे, लेकिन उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकेंगे और पेट में लात मारेंगे। और यह उसी प्रकार का खेल किया है कांग्रेस ने, जिसकी इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ खड़ी होती है ऐसे मुद्दों पर। समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के सहयोगी दल है, कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं और ओबीसी का हिस्सा लूटा जा रहा है, तो श्री अखिलेश यादव जी की चुप्पी उनको भी घातक साबित होगी। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर पलटवार किया। पार्टी ने पूछा, सबसे पहले ये बताएं कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, क्या उन्होंने 28% ओबीसी का कोटा दिया? बीते 8 साल में उन्होंने ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए क्या कदम उठाए? जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकवर्ड्स दलित का आरक्षण और उनके अधिकार खा रहे हैं, तो मैं सीधा सवाल उनसे पूछता हूँ, कितने बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी ने पिछड़ों का जो आरक्षण 14% है उसको बढ़ाकर 28% किया है? हवाई बातें करना। वैसे आप फर्जी उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकता दर्ज करा चुके हैं। आपने अपने इतने 8 साल के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अब तक पिछड़ों को ना तो कोई अधिकार दिया, ना उनके हक की लड़ाई लड़ी। चंदौली में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर पहुंचे संजय निषाद ने मुसलमानों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुसलमानों की हालत सबसे खराब बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि जालीदार टोपी वाले जब तक कांग्रेस और दूसरों को उठाते रहेंगे झंडा, तब तक पीठ पर खाते रहेंगे डंडा। मुसलमान भाई बेचारे जालीदार टोपी वाले हैं, सबसे दशा खराब उनकी है। ये जालीदार टोपी वाले जब तक ये कांग्रेस और दूसरे का उठाते रहेंगे झंडा, तब तक ये पीठ पर खाते रहेंगे बेचारे डंडा, तब तक बनते रहेंगे अंधा। इनके बच्चों के भविष्य का लूट कर चलता रहेगा धंधा। हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का बेटा अब डॉक्टर इंजीनियर बने। बलिया में सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने साध्वी सन्यासियों पर बड़ा ऐलान किया। सपा सरकार बनने पर सन्यासी और साधुओं की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। कभी भी धन अर्जित करता नहीं, लेकिन एक नया ट्रेड शुरू हो गया है कि कोई भी साध्वी या सन्यासी ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के एकदम नजदीक वाले पुजारी हैं, लेकिन अकूत संपत्ति खड़ा करने में लगे हुए हैं। सरकार बनेगी तो जांच भी होगी, तो कराएंगे, अवश्य जांच कराएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव निश्चित जांच कराएंगे। गोरखपुर में बिहार दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि हैं, तो बिहार विधानसभा के विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि वो बिहार में होने वाले चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहे, और इस कड़ी में कवायद की जा रही है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग निवास करते हैं और उनकी ज्यादातर रिश्तेदारियां बिहार में ही हैं। अगर यहां के लोग बिहार जाकर फिर से वोट देने लगेंगे तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। पार्टी वही कोशिश करती हुई गोरखपुर में नजर आई। इस कार्यक्रम में भोजपुरी की कई बड़ी कलाकार शामिल हैं। बिहार दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाना चाहती है, और उसकी ये कोशिश है कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, वो उससे जुड़ें और मतदान जब हो तो वो बिहार जाएं, वहां मतदान करें। उनकी जो रिश्तेदारियां हैं वो वहां पे जाएं, उनके बारे में बताएं। बीजेपी की ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि इस बार के चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।
बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक ट्रॉली अलग हो गई, जिसकी वजह से वो पलट गई और महिलाओं बच्चों समेत 24 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गांव पौंडरी से हापुड़ क्षेत्र की ओर जाना था। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली कुड़वल बनारस गांव के पास पहुंची तो यह हादसा हो गया। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। कुछ महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में हापुड़ अपनी रिश्तेदारी में जा रही थी। कुडवल क्षेत्र के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को कनेक्ट करने वाला हिच वो टूट गया तो ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग हो गई। उसी के चलते कुछ महिलाओं को चोट लगी है। अभी कोई भी ऐसी गंभीर किसी भी महिला को चोट नहीं लगी है और इस मामले में आगे उचित कार्रवाई की जा रही है। सर, हादसे में लगभग कितने लोग घायल होंगे? इसमें लगभग 15 से 20 महिलाएं थी और सभी को थोड़ी बहुत चोट लगी। आजमगढ़ में अवैध शराब से भरा ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गया। आरोप के मुताबिक ट्रक अवैध शराब लेकर पंजाब से बिहार जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के साथ शराब को कब्जे में लिया। पवई थाना क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ता हुआ 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। शराब की बोतलें इससे बाहर आ गईं और फिर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी मिली है ट्रक में शराब की बोतलों को छिपाने के लिए चालाकी से मिट्टी से भरी बोरियां रखी हुई थी और ट्रक के आगे और पीछे मिट्टी की बोरियां थी और बीच में शराब की बोतलें थी। पलट गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पलटी हुई ट्रक में ट्रक की चेकिंग की गई तो उसमें कुछ शराब बरामद हुई, शराब की पेटियां बरामद हुई। मौके से ड्राइवर और खलासी मौके पर मौजूद नहीं मिले। इन शराब को नियमानुसार कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें देखा जा रहा है कि ये शराब कहां से आ रही थी और कहां के लिए जा रही थी और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।